हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने गोलीय दर्पण से संबंधित बात की थी और उससे संबंधित हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपवर्तन। परावर्तन हमारा हो चुका, अब हम अपवर्तन की बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? तो अभी अपवर्तन को समझने से पहले उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी टर्म्स समझ लेते हैं, कुछ परिभाषाएं के बारे में बात कर लेते हैं अपवर्तन से संबंधित। तो पहले बात करते हैं समांगी माध्यम की। समांगी माध्यम क्या होता है? समांगी माध्यम तो आपने 11th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में वगैरह में केटीजी में पढ़ा होगा। समांगी माध्यम क्या होता है? ऐसे मान लीजिए कोई मान लीजिए ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, अगर वो उन सब के अंदर, उसके हर एक कोने के अंदर अगर एक जैसे अणुओं का अरेंजमेंट है, अणुओं की व्यवस्था जो है, परमाणुओं की व्यवस्था जो है वो एक जैसी है उसके हर एक भाग में, तो उसे हम समांगी माध्यम कहेंगे। जैसे मान लीजिए हवा के अंदर बात करें, एक कमरे के अंदर जो हवा भरी हुई है, तो उस हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी बहुत प्रकार की गैसें हैं। तो अगर कमरे के एक कोने के अंदर देखा जाए, इन सभी गैसों का जो मिश्रण है, इन सभी गैसों का जो अनुपात है ना, और दूसरे कोने पर भी देखें उन सभी गैसों का अनुपात, उसमें उनका घनत्व, वो सब हर जगह सेम है, तो ऐसे माध्यम को हम कहेंगे समांगी माध्यम। जैसे कि मान लीजिए कटोरी में मान लीजिए कोई पानी भरा हुआ है, तो आप देखेंगे भाई उसके अंदर पूरा पानी है, तो उसके हर एक कोने में H2O का अरेंजमेंट, H2O अणुओं का जो क्या कह सकते हैं व्यवस्था, हर एक जगह पर एक जैसी है, तो इसलिए हम उसको भी क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहेंगे। ओके। और इसका उल्टा विषमांगी माध्यम होता है। आप समझ गए होंगे जैसे पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिला दी, जैसे मान लो रेत ही मिला दी, तो अब वो समांगी माध्यम नहीं है। रेत नीचे है, वहाँ पर रेत है, नीचे वाले पोर्शन के अंदर देखा जाए वहाँ पर रेत के साथ पानी है और ऊपर वाले में सिर्फ पानी है, तो इस वाले को हम विषमांगी माध्यम कहेंगे। ठीक है। तो समांगी माध्यम क्यों? कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम में चल रही है, समांगी माध्यम मतलब एक जैसा माध्यम, हर जगह पर अणुओं की व्यवस्था एक जैसी है, भले ही वो ठोस, द्रव और गैस भले ही कुछ भी हो, तो प्रकाश की जो दिशा है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहती है, एक सरल रेखा में रहती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान रहेगा। अगर एक समांगी माध्यम में चल रहा हो तो एक सीधी रेखा में चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने बात की समांगी माध्यम। अब बात करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए एक कांच के बारे में बात करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा भ्रम कांच से रहता है। कांच एक समांगी माध्यम है, ठीक है, पर आप खुद देखिए कांच जो है, जो कांच की जो वैरायटी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब कांच बहुत तरह के होते हैं, कोई एक दो तरह के कांच नहीं होते, बहुत तरह के कांच है। तो आपने देख भी रखे होंगे बहुत से कांच। तो अगर एक कोई कांच का टुकड़ा आपके पास है और उस पूरे टुकड़े के अंदर अणुओं का अरेंजमेंट एक जैसा है, वो एक जैसा आपको लगता हो, उसमें कोई भिन्नता नहीं लगे, क्योंकि देखो कांच में कुछ कांच में आराम से बहुत अच्छे से सामने की तरफ देखा जा सकता है, पीछे की तरफ देखा जा सकता है, और कुछ में धुंधला देखते हैं और कुछ में तो बहुत ही कम देख पाते हैं। तो और इनके बीच में भी कई कैटेगरी रहती है, 3 कैटेगरी नहीं है, इनके बीच में भी कई सारी कैटेगरी रहती है। तो कई तरह के कांच होते हैं, तो कांच को एक समांगी माध्यम नहीं बोला जा सकता। देखना पड़ेगा कि वो जो पूरा कांच जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक जैसा है कि नहीं है, वो समांगी है या नहीं है, है ना। तो कांच तो कई तरह के होते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई कांच है, इसका आधा पोर्शन हम अच्छे से देख पा रहे हैं, आधा पोर्शन में धुंधला देख पा रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा कोई समांगी माध्यम थोड़ी ना हुआ, कहलाता कांच है पूरा का पूरा, ये पूरा कांच कहलाएगा, बट समांगी माध्यम नहीं कहलाएगा, ये विषमांगी माध्यम है, पूरा का पूरा समांगी माध्यम, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की व्यवस्था कुछ और है, यहाँ पर अणुओं की व्यवस्था कुछ और है, तो ये समांगी माध्यम नहीं है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, अपवर्तन को, जो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसके लिए माध्यम का ट्रांसपेरेंट होना, ट्रांसपेरेंट मतलब आप कह सकते हो जिसके अंदर आराम से एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश किरण जा सके, उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट माध्यम कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, पारदर्शी कह सकते हो आप, पारदर्शी होना जरूरी होता है। अगर पारदर्शी होगा ही नहीं तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, और अपवर्तन फिर कहाँ का, फिर अपवर्तन का मतलब यही है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। तो पारदर्शी होगा तो, हाँ पारदर्शी की कैटेगरी हो सकती है, अच्छा पारदर्शी, कम पारदर्शी, पर होना पारदर्शी चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो अपवर्तन के लिए क्या क्या चीज़ें, समांगी माध्यम समझ गए, और हम एक पारदर्शी माध्यम समझ गए कि पारदर्शी माध्यम क्या है, तभी पारदर्शी माध्यम होगा और तभी प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा पाएगी। तो हम लिख देते हैं, जब प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम में गमन करती है तो उसका पथ सरल रेखीय होता है। एक समांगी माध्यम में चलती रहेगी तो उसका पथ एक सरल रेखीय होगा, एक सरल रेखा में। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट इसके साथ में मैं जोड़ रहा हूं, तथा प्रकाश की चाल नहीं बदलती, जब तक वो एक समांगी माध्यम में चलता रहेगा तब तक उसकी चाल नहीं बदलेगी। अब देखिए, जब अब मैं नेक्स्ट में जहाँ पर माध्यम शब्द यूज करूँ, इसका मीनिंग समांगी माध्यम से ही है। ठीक है ना? अब बार बार मैं समांगी शब्द नहीं बोलूँगा, माध्यम ही बोलूँगा। तो क्योंकि एक माध्यम में जा रही थी तो प्रकाश की चाल भी, अगर एक माध्यम में जब वो जा रही होती है, एक समांगी माध्यम में जा रही होती है, तो प्रकाश की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी चाल वही रहती है, उसका पथ भी वही रहता है। अगर आपने माध्यम बदल दिए, अगर आपने माध्यम दूसरा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी उस केस के अंदर। ठीक है नहीं? तो प्रकाश की चाल माध्यम दर माध्यम बदलती रहती है, माध्यम बदलते रहेंगे तो प्रकाश की चाल बदलती रहेगी। अब प्रकाश की माध्यम में चाल को देखते हुए हमने माध्यमों को भी दो भागों में बांट दिया। हमने माध्यम का घनत्व बताना स्टार्ट कर दिया। प्रकाश की चाल को देखते हुए किसी भी माध्यम में हमने देखा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत कम है, तो हम क्या कहेंगे भाई, माध्यम को सघन कहेंगे या विरल कहेंगे? प्रकाश की चाल बहुत कम है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क में से गुजर रहे हैं, तो आपकी चाल कम है या ज़्यादा? मतलब कम है ना वहाँ पे आपकी चाल, और वहाँ पे आपकी चाल कम है मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मतलब कैसा है, सघन है। तो जहाँ पर स्पीड कम, जहाँ पर चाल कम, हम उस माध्यम को बोलेंगे सघन माध्यम, और जहाँ पर चाल ज़्यादा उस माध्यम को बोलेंगे विरल माध्यम। बहुत सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे, है ना? जहाँ पे चाल ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए हाईवे पर अपनी चाल ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए वहाँ पर कितना ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक नहीं है जितना भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या गलियों के अंदर होता है। तो जहाँ पर चाल ज़्यादा है वहाँ पर जो है उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। तो यहाँ पर हम बोलते हैं प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशिक घनत्व कह सकते हैं। ऑप्टिकल
डेंसिटी कह सकते हैं हम। ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व। और ये कोई वो कह सकते हैं द्रव्यमान वाला घनत्व नहीं है। हमने घनत्व पढ़े हैं, है ना, वो मास डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व वाला घनत्व यहाँ पर नहीं है, ये प्रकाशिक घनत्व है। प्रकाश के लिए घनत्व, प्रकाश के हिसाब से घनत्व, वो द्रव्यमान के हिसाब से घनत्व था जो हमने अभी तक पढ़ा है। ये प्रकाश के हिसाब से घनत्व, मतलब प्रकाश कहता है कि मेरी चाल के हिसाब से बताइए घनत्व, तो वो कहेगा मेरी चाल जिसमें, तो प्रकाश की चाल के हिसाब से घनत्व क्या बताएंगे, जिसमें चाल प्रकाश की ज़्यादा वो विरल, है ना, कम घनत्व वाला, और जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन, मतलब वो ज़्यादा घनत्व वाला। तो ये प्रकाशिक घनत्व कहते हैं, क्योंकि इसको परिभाषित प्रकाश की चाल से किया जाता है। तो दो तरह के हो जाएंगे, प्रकाशिक सघन और हो गया प्रकाशिक विरल। ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेरर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेरर। इसमें चाल कम, चाल ज़्यादा, ऐसे पता चला। ठीक है, अब नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा तब मैं प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल वर्ड नहीं यूज में लूंगा, केवल सघन और विरल वर्ड यूज में लेंगे, और हम समझ जाएंगे प्रकाशिक रूप से, क्योंकि प्रकाश के लिए बात हो रही है, प्रकाश किरण के लिए बात हो रही है, तो प्रकाशिक रूप से होगा। तो अभी जस्ट नेक्स्ट सघन और विरल के बारे में बात किया जाएगा। और सघन और विरल किसके हिसाब से दे रहे हैं हम, प्रकाश की चाल के हिसाब से दे रहे हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है ये बात। तो समझ गए होंगे ये चीज़ें आप, प्रकाशिक सघन क्या है, प्रकाशिक विरल क्या है, और ये भी समझ गए होंगे कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रहती है। जैसे हवा में प्रकाश, जैसे निर्वात प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, कोई रोक टोक नहीं भाई। कहीं आप कहीं घूम रहे हो, पूरी रोड एकदम से खाली है, तो आपकी जो चाल रहेगी उसमें वो व्हीकल की वो सबसे ज़्यादा रहेगी। अब उसके बाद में मान लो हवा में प्रकाश की चाल, वो तो विरल से भी कम, क्योंकि हवा में गैस है ना, थोड़ी बहुत बाधा है उसमें, तो उसमें उसकी चाल क्या रहेगी, थोड़ी कम। हवा के बाद में फिर पानी में आ जाइए, पानी में अणु और ज़्यादा पास पास है हवा की तुलना में, तो उसमें चाल और कम होगी। फिर बात कांच की करें, ठोस हो गया, पता ही है गैस, द्रव और ठोस में सबसे ज़्यादा जो घनत्व रहता है, इसलिए उसमें जो चाल और कम होगी। अब इन सब में भी यूँ नहीं कि द्रव के अंदर, द्रव में भी कई तरह के द्रव होते हैं। अब उनके सबके अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसका घनत्व बताते हैं, और उसमें प्रकाश की चाल, घनत्व पता चल जाएगा, प्रकाश की चाल भी पता चल जाएगी, प्रकाशिक घनत्व कह सकते हैं। तो ये वाली बातें हमने बात कर ली। अब जो है नेक्स्ट के अंदर हम अपवर्तन को परिभाषित करते हैं अच्छे से, क्योंकि हमने इसकी सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है, तो अब परिभाषित करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन की परिभाषा, जब प्रकाश किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में त्रियक रूप से प्रवेश करता है, तब वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसे हम अपवर्तन कहेंगे। ये एक बड़ी परिभाषा थी। अगर आप अपवर्तन की छोटी परिभाषा या शॉर्ट परिभाषा अगर समझना चाहें, तो अपवर्तन क्या है? सिंपली अपवर्तन प्रकाश किरण का एक माध्यम से आना, दूसरे माध्यम में घुसना अपवर्तन है। ये सबसे शॉर्ट परिभाषा है, और गलत भी नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है नहीं। प्रकाश एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में एंटर कर रहा है, इसे हम अपवर्तन कहेंगे, है ना। और जो मेन परिभाषा है जो मैं आपको सामने दे रहा हूँ, जब प्रकाश एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है,
तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है। हमें यहाँ पे थोड़ा तिर्यक रूप से प्रवेश करना लिखना होगा। मैं से प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यह अपवर्तन की एक परिभाषा है। तो जब प्रकाश एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है, तिर्यक रूप से प्रवेश करने का मतलब है तिरछा प्रवेश करना। जैसे मान लीजिए ये कोई एक माध्यम है, नीचे कोई माध्यम है, तो इस तरीके से प्रवेश करना, इस तरीके से प्रकाश का प्रवेश करना, इस तरीके से नहीं, सीधा लंबवत नहीं, तिर्यक रूप से, भले वो ऐसे 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 कैसे भी हो, तिर्यक रूप से प्रवेश करना होता है। क्यों तिर्यक रूप से नहीं हो तो क्या गड़बड़ होगी? तो तिर्यक रूप से नहीं हो इसका मतलब लंबवत आ रही होती है प्रकाश किरण, जब प्रवेश करेगी तो वो है स्पेशल केस। तो इस स्पेशल केस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, बाद में ये इसका टर्न आएगा तब उस समय इस केस के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए अभी कुछ और बातों को जानना जरूरी है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो अभी तक तो आप ये समझ के रखिए, ये वाली परिभाषा, तिर्यक रूप से प्रवेश करें, तिर्यक रूप से प्रवेश करती है तब वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ से विचलित होने का मतलब जिस रास्ते से वो आ रही है उससे वो पथ भ्रष्ट हो गई, अब कोई नया रास्ता उसने चुन लिया, अब कोई नई दिशा उसने चुन ली। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इस परिभाषा के हिसाब से हम इसको डायग्रामेटिक रूप से समझ लेते हैं, है ना। कैसे? ठीक है, एक इसके ऊपर एक माध्यम है, इसके नीचे कोई दूसरा माध्यम है, दोनों ही अलग अलग माध्यम है। मैं इसके ऊपर माध्यम नंबर 1 लिख देता हूँ, कोई माध्यम एक, ये वाला जो माध्यम है वो माध्यम 1 है, और ये वाला जो माध्यम है वो माध्यम 2 है। माध्यम नंबर 2 अलग अलग माध्यम है, ये उन दोनों का इंटरफेस हुआ, इसके ऊपर एक अलग अलग माध्यम, नीचे अलग माध्यम, वो इसे हम बोलते हैं इंटरफेस, है ना। अब मान लीजिए अब एक प्रकाश किरण आ रही है इस पर, ये प्रकाश किरण इस पर आ रही है ऐसे, ये देखिए कैसे जाएगी, अब इसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखो मैंने तिर्यक रूप से इसको बनाया है, तिर्यक आई है, जानबूझ के मुझे अपवर्तन समझाना है, तिर्यक रूप से प्रवेश कर रही है, तिरछी। तिर्यक है या नहीं है तो वो अभिलंब से पता चलता है, तो हम अभिलंब बना लेते हैं, है ना। ये हमने यहाँ पर अभिलंब बना लिया। ये एक अभिलंब है, ठीक है। अब ढंग से दिख रहा है, तिर्यक रूप से आ रही है, ठीक है। कितने कोण से आ रही है, कोण भी मेजर कर डालिए इसमें। ये कोण जो होगा
ये अभिलंब से इतने कोण पर आ रही है आई, ठीक है। अब जब प्रकाश किरण इस तरीके से आती है तो इसके जाने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है, पथ से विचलित हो जाएगी, ये तो आपको मालूम है। अब वो पथ से कैसे विचलित होगी, अब वो पथ से विचलित होने के लिए उधर जाएगी या इधर जाएगी, इसको तो अभी आप कुछ देर बाद में ही समझेंगे, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। अभी तो इसको सिर्फ मैं पथ से विचलित कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने इसको इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कुछ ये इस तरीके से निकली है, ये इसको हम कहेंगे अपवर्तन। देख लीजिए आप, इस तरीके से आई है, ये प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश किसी एक माध्यम से आ रहा था, किसी दूसरे माध्यम में एंटर किया। देखिए इसमें आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये अपने पथ से विचलित हो गई, कुछ इस तरीके से आ रही थी, अब देखिए कुछ इस तरीके से जा रही है। अब ढंग से मालूम पड़ेगा ये विचलित हुई या नहीं हुई। देखिए अगर मैं इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन बता दूं, इसको किधर से जाना चाहिए था, ये इसको इस तरफ से जाना चाहिए था, ये कुछ इस तरीके से इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी। ये देखिए, हाँ ये इसका ओरिजिनल पथ था, ये वास्तविक पथ था, परंतु इस तरह से ना जाकर ये इस तरीके से चली जा रही है, तो यही तो अपवर्तन है। अब इसके अंदर जो ये वाला जो कोण है इसे हम आर बोलते हैं और इस वाले कोण को हम डेल्टा बोलते हैं। बताएंगे ये चीज़ क्या है, आर क्या है, डेल्टा क्या है, सर चीज़ बता देंगे। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसके अंदर जैसे हमने परावर्तन के अंदर बात की थी, सारी चीज़ें उसमें भी लिख देते हैं। इस वाले कोण को हम इस वाले प्रकाश किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इस वाली किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। इसको हम अभिलंब बोलते हैं, आपको मालूम ही है ये चीज़, परावर्तन में पढ़ ली है अपन ने, अभिलंब। अब एंगल आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। एंगल आर को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। और डेल्टा जो कहलाता है विचलन कोण कहलाता है। और डेल्टा हमें यह बताता है कि प्रकाश किरण का जो विचलन हुआ, अपने पथ से विचलन हुआ, वो कितना हुआ। अगर डेल्टा ज़्यादा है तो मतलब प्रकाश किरण इधर से निकली होगी, तो डेल्टा ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा विचलन हुआ। तो डेल्टा हमें ये बताता है विचलन कितना हुआ, कम हुआ या फिर ज़्यादा, ये हमें डेल्टा बताएगा। और आई और आर परावर्तन की तरह ही है, और ये अभिलंब से बने कौन है, आपतित किरण के साथ अभिलंब से बना कौन आई, और अपवर्तित किरण के साथ अभिलंब के साथ बना कौन, आर होता है, ठीक है। अब ये नीचे ही क्यों दबी, इधर से ही क्यों विचलित हुई, ऊपर से क्यों नहीं हुई, इसका तो रीज़न अभी आप आगे जब हम पढ़ेंगे, ये कौन सा माध्यम है, ये सघन कौन सा, विरल कौन सा है, ये जब हमें मालूम पड़ जाएगा तब हम पता कर लेंगे, वो हमें थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें ये विचलन होने का कारण क्या है, ये विचलित क्यों हुई, अपने पथ से भ्रष्ट क्यों हो गई ये, तो इसका कारण क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विचलित होने का कारण हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कारण क्या कारण है। तो सिंपल सी बात है, आप खुद देख लीजिए, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही थी तो क्या बदलाव हुआ, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही थी तो उसमें चेंज क्या हुआ। तो उसमें आप देख सकते हैं, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई थी तो उसके अंदर, जब वो पहले माध्यम में थी उसमें प्रकाश का कुछ और वेग था, चाल कुछ और थी, और जब दूसरे माध्यम आई थी तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ और थी। क्योंकि देखो दो अलग अलग माध्यम हैं, और दो अलग अलग माध्यम हैं तो प्रकाश की चालें अलग अलग है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर घटना क्या घटित हो रही है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण, तो उस केस में प्रकाश की चाल बदल रही है। तो कहीं ना कहीं यही इसमें पथ से विचलित होने का कारण है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है।
तो उसकी चाल बदल जाती है। यही अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन में पथ से विचलन होने का कारण है। तो ये है कारण, प्रकाश की चाल बदल जाना। अलग अलग माध्यम प्रकाश से अलग अलग है जब, और अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना होता है और उनमें चालें बदलती है और इस वजह से वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। आपको एग्जाम में यही कारण लिखना है अगर कारण पूछ लिया जाए तो। अब जब कुछ दिमाग में डाउट ये रहता है कि अगर मतलब चाल का बदलना और पथ का बदलना, इन दोनों में रिलेशन समझ में नहीं आता। हाँ समझ तो गए, हाँ कह दिया भाई चालें बदली, पर चाल के बदलने से पथ कैसे बदल गया, ये इनके बीच में रिश्ता समझ में नहीं आया। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ और वो एग्जाम्पल से आप उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, वो लिखने का नहीं है, कहीं एग्ज़ाम में लिखने का नहीं है, लिखने के लिए तो यही कारण पर्याप्त है आपके लिए। वो उसको समझते हुए आप जब वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से चाल का बदलना और पथ का बदलना एक दूसरे से संबंधित है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कार का। क्या मान लीजिए कार जो है कोई एक कार आ रही है इस तरीके से, ये एक रोड है, ये मैंने क्या बनाया, इसके ऊपर लाइन के ऊपर एक बढ़िया अच्छी सी रोड है और इसके नीचे बहुत ही ख़राब रोड है आप कह सकते हो। मतलब यहाँ पर तो एकदम हाईवे टाइप रोड है और यहाँ पर आ जाए तो जैसे गांव में गलियों में कैसी रोड होती है ना, खड्डे वगैरह, और कह सकते हैं आप एक जैसे समझ लेते हैं यहाँ पे मिट्टी वाली रोड आ गई, इसमें मिट्टी है तो इसमें एकदम समतल है, एकदम ये वाला जो चीज़ है वो उसको आप एकदम समतल कह सकते हो। ये यहाँ पर तो समतल है और यहाँ पर तो मिट्टी है समझ लीजिए, है ना, मिट्टी की रोड आ गई, मिट्टी की। ओके, अब एक कार आ रही है और कार, मैंने कहा देखो परिभाषा में भी मैंने यही बात बताई थी, प्रकाश किरण जब पथ से विचलित कब होती है, जब वो तिर्यक रूप से प्रवेश करती है, तिर्यक रूप से तिरछी प्रवेश करती है। तो कार को भी तिरछी लाओ, कार को प्रकाश किरण समझना है तो परिभाषा के अनुसार कार को भी तिरछी ले आइए, है ना। तो इस तरीके से मैं कार के दोनों व्हील्स को लेके आ रहा हूँ, है ना, साथ में। जैसे मान लीजिए कार के दो व्हील है, ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से कार आ रही थी, ऐसे आई। आप इनके व्हील्स को देखें, इनके पहियों को देखें तो सबसे पहले इनके पहिए यहाँ पर थे, दोनों के आगे वाले पहिए जो कि डायरेक्शन निश्चित करते हैं। अब कुछ समय बाद में, कुछ सेकंड के बाद में ये इतना पथ करेगा और तो फिर ये भी तो इसी हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आई बात, ये उसी हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, उतना उतना पथ तय करेगा, रास्ता तय करेगा। उसके कुछ समय बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हैं बात। अब कुछ समय बाद में ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। आप व्हील का अरेंजमेंट देख लो, व्हील तो अपने साथ साथ चलेंगे भाई, ये एक आगे एक पीछे तो ना चलेगा, तिरछे आ रहे हैं दोनों, समान समय के अंदर समान दूरी तय करेंगे, तो वैसा ही हुआ है इसके अंदर, बराबर बराबर दूरी तय कर रहे हैं। जब वो तिरछे आ रहे थे तो एक कंडीशन ऐसी आई, एक कंडीशन जो अब कंडीशन दिख रही है, एक कंडीशन ऐसी है, अब जब वो एक व्हील जो है, एक जो पहिया है वो तो अब मिट्टी वाली रोड में घुस रहा है और दूसरा जो पहिया है वो अभी भी समतल वाली रोड पे पड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये समतल वाली रोड पे पड़ा होता है, ये तो कहता है मैं तो तेज चलूँगा। अब ये चल रहा है मिट्टी के अंदर, आपको पता है आप भले कोई भी साइकिल भी चलाओगे, जैसे ही मिट्टी के अंदर प्रवेश करेंगे साइकिल तो उसकी स्पीड अपने आप धीमे हो जाती है। तो जैसे ये इसमें प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड धीमे हो जाएगी। तो अब आप दोनों व्हील में के साथ में धर्म संकट है,
एक को धीमे चलना है, एक को तेज चलना है, और दोनों ही अलग अलग चाल से कभी नहीं चल सकते, है ना। फिर क्या आधी कार अलग चलेगी ना आधी कार, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। तो इस केस में होगा क्या फिर, एक को तेज चलना एक को धीरे चलना है, तो एक ये तो हो ही नहीं सकता कि एक तेज चलेगी एक धीरे चलेगी, पर उनकी टेंडेंसी चलने का जो क्या कहते हैं तरीका होगा वो जो आपको दिख रहा है वैसे ही होगा। एक तेज चलना चाहेगा और एक धीरे चलना चाहेगा, बट चल नहीं पाएगा। ऐसे एक धीरे और एक धीरे नहीं चल पाएगा। ये तेज चलना चाहेगा पर ये तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पाएगा। इस वजह से इसके साथ में घटना घटित होती है, ये वाला पहिया अपने आप ऑटोमेटिक बिना मोड़े इसकी तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि इसको तेज़ चलना है, वो तेज़ चल नहीं पाता, उतनी दूरी तय करनी है जितनी इसको, वो उतनी दूरी इससे हो नहीं पाती, तो ऑटोमेटिक ये वाला व्हील इसकी तरफ मुड़ जाता है अपने आप। जो चलाते हैं कार उनको तो ये चीज़ समझ में आती है, मालूम ही है उनको। तो होगा क्या, ये वाला जो व्हील है वो इस तरफ से नहीं इस तरफ मुड़ जाएगा। जब ये इधर मुड़ जाएगा तो इसको भी मुड़ना पड़ेगा, है ना, इसको मुड़ना पड़ेगा। इधर थोड़ा सा ये इधर मुड़ जाएगा, जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में थोड़ा सा मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको तेज चलना था, तेज चल नहीं पाया ये, तो इसलिए थोड़ा सा ये मुड़ गया। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये मुड़ा तो इसको भी थोड़ा मुड़ना पड़ा, तो ये घटना हो जाती है। अब देखिए फाइनली अब दोनों ही व्हील एक ही माध्यम में जा चुके हैं, दोनों ही मिट्टी में। तो अभी ये वाली चीज़ नहीं है कि एक कहेगा मैं तेज चलूंगा एक धीमे चलूंगा, नहीं, अब दोनों ही एक जैसी स्पीड से चलने वाले हैं, तो अब एक दूसरे की तरफ क्यों मुड़ेंगे, अब कोई अलग से घटना नहीं घटित होगी। तो अब नेक्स्ट अब ये एक ही दिशा में चलते रहेंगे। तो अब फाइनली इनका बनावे इसको, तो कुछ इस तरीके से ये दोनों के दोनों ये तो इस तरीके से चल लेगी और ये वाला व्हील भी इस तरीके से चल लेगा। अब देखते हैं इस तरीके। अब इन दोनों को एक प्रकाश किरण मान लिया जाए, तो अगर एक प्रकाश किरण मान लेवे तो उसके हिसाब से एक डायग्राम बना लेवे अपन कि प्रकाश किरण इस तरीके से आई और इस तरीके से चली गई, तो दिख रहा है ना, पथ से विचलित हो गई। और विचलित होने का कारण क्या रहा, आपको मालूम ही है, चाल का बदलना। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने सिर्फ समझाने का प्रयास किया है कि कैसे त्वरित रूप से प्रवेश करने पर उनकी चाल बदल जाती है। त्वरित रूप चाल बदलने के कारण वो कैसे उनकी दिशा बदल जाती है, तो ये हमने इस एग्जाम्पल से समझ लिया। ठीक है कि नहीं? ये कहीं लिखने का नहीं है, सिर्फ आपको लिखने के लिए यही काम आएगा और यही आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में वगैरह। कारण यही है, बस ये तो इस कारण को और बढ़िया ढंग से समझाने का एक तरीका हुआ। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।